अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जिंदगी पर बीती एक सच्ची खौफनाक आप बीती, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। मेरा नाम आरिफ जमाल है और मैं ज़िला सियालकोट के एक गांव का रहने वाला हूँ। ये आज से कमोबेश 25-30 साल पहले की बात है, जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। वो ज़माना आज के ज़माने से बहुत मुख्तलिफ था। हर कोई इज्जत और हया को ज़्यादा अहमियत देता था। छोटों से प्यार और बड़ों का लिहाज खातिर ख्वाह किया जाता था। हर एक के दुख दर्द खुशी गम को अपना समझा जाता था। आजकल तो खून ही सफ़ेद हो चुके हैं, गैर तो क्या अपनों का भी खून चूसा जा रहा है। खैर, ये मामला अलग नौयत का है। सबसे अहम और पेचीदा मसला उस दौर का शादी का था। यानी कि शादी के मामले में लड़की वाले तो आराम से अपने घरों में सुकून से बैठते थे, जबकि लड़के वालों का हाल दौड़ते दौड़ते हाल से बेहाल हो जाता था। लड़के वालों के जूतों के तलवे खिस जाते रिश्ता ढूंढते ढूंढते। काली गोरी कम तालीम याफ्ता को हंसकर गले लगाया जाता, तब कहीं जाकर बात बनती। जबकि आज के दौर में लड़के वालों को रिश्ते की कोई परवाह क्या है, चुपचाप सुकून से घरों में बैठे हैं और लड़की वाले बेचारे परेशान हाल फिरते हैं कि कोई अच्छा और शरीफ रिश्ता हमारी बच्ची के लिए मिल जाए। लिहाजा रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर इनके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। हाँ, तो बात हो रही थी पहले दौर की, तो मेरा नाम भी उन लड़कों की फहरिस्त में शामिल था जिनको रिश्ता मिलना दुश्वार था। मेरी वालदा ने भी मेरे रिश्ते के लिए कड़ी भागदौड़ शुरू कर दी थी, मगर किस्मत या नसीब, एक हफ्ता कबल हम लोगों को मालूम हुआ कि हमारे गांव की सड़क पक्की बनने वाली है और उसका ठेका हो चुका है। फिर ठीक दूसरे हफ्ते सड़क बनाने वाला अमला हमारे गांव पहुंच गया और सड़क का काम तेजी से शुरू हो गया। देहाती लोग अमूमन परदेसियों का बहुत ख्याल रखते हैं, लिहाजा हम सब के लिए भी ये अमला मेहमानों की हैसियत रखता था। यहाँ भी उनका बहुत ख्याल रखा जाने लगा और रोज़मर्रा की हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उन्हें मुहैया की जाने लगी। उनमें एक लड़का था अशफाक, जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था। वो दुबला पतला जिस्म का मालिक था, छोटी छोटी दाढ़ी और बड़ी बड़ी तावदार मूंछें और हाथ में हमेशा लोहे का कड़ा कंगन पहनता था। इत्तफाकी तौर पर वो मेरा गहरा दोस्त बन गया। वो रात को जब भी काम से फारिग होता सोने के लिए हमारी बैठक में आ जाता। मैंने खुसूसी तौर पर एक बेहतरीन चारपाई और बिस्तर उसके लिए वक्फ कर रखा था। सुबह का नाश्ता भी वो मेरी बैठक से खाया करता था। एक रात हस्बे मामूल हम दोनों कमरे में बैठकर गपशप लगा रहे थे कि अम्मी चाय लेकर आ गईं। मैं अपनी अम्मी का इकलौता वारिस था, मेरा कोई और बहन भाई नहीं, इसलिए अपने सियाह व सफ़ेद का मैं ही वारिस था। बातों बातों में मेरे रिश्ते की बात छिड़ गई। अम्मी कहने लगी कि अशफाक पुत्र, मैं जमाल के रिश्ते के लिए बहुत परेशान हूँ। सोचती हूँ क्या पता कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए अपने पुत्र के माथे पर सेहरा देख लूँ, मगर कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा। अम्मा जी, आप फिक्र ना करें, हमारे गांव में आपकी ज़ात बरादरी के बहुत से घर हैं, वो लोग आप ही के हम पल्ला हैं। मैं उनसे भाई आरिफ के रिश्ते की बात करूंगा, उम्मीद है वो लोग इनकार नहीं करेंगे। बस मैं अगले हफ्ते जा रहा हूं अपने घर। यहाँ पर मैं बताता चलूं कि अशफाक ने अपने शहर का नाम बारा बताया था, जो फैसलाबाद के कहीं करीब है। बहरहाल वो चंद दिनों बाद अपने घर चला गया। खिलाफ तवक्का वो 3-4 दिन बाद लौट आया। रात को जब हमारे घर आया तो हमने उससे पूछा। वो बोला, मैंने लड़की के घर वालों से बात की है, लड़की सुघड़ और अच्छी सूरत की मालिक है और काफ़ी खाते पीते लोग हैं। लड़की के 2 भाई दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैंने लड़की वालों को आपके बारे में भी बता दिया है कि लड़का बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा है और पैसे वाले लोग हैं। वो लोग इस रिश्ते से राज़ी हैं और रिश्ते की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी है। कौन सी शर्त? मैंने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। शर्त ये कि उन्होंने कहा है
लड़के को एक बार यहाँ लाकर बस दिखा दो, फिर जल्दी ही शादी कर देंगे, वो बोला। मैंने जल्दी से कहा, चले चलते हैं, मैं भी बहाने से लड़की देख लूँगा। ठीक है, परसों हम अंधेरे यहाँ से निकल खड़े होंगे, तुम तैयार रहना। इतना बोलकर वो खामोश हो गया। खिलाफ तवक्का दूसरे दिन सुबह के वक्त वो मेरे पास आ गया और बोला, जमाल यार, मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, एक अहम काम आ पड़ा है। कल जब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो घर वालों से लेकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। कैसी बातें करते हो यार, मेरे और तुम्हारे पैसे अलग अलग थोड़ी हैं, जब तुम्हारा जी चाहे लौटा देना, मैंने कहा। बहरहाल मैंने उसे 10,000 रुपये दे दिए। ये उस वक्त की बात है जब 10,000 रुपये को जदीद दौर के 1 लाख के जैसी रकम समझा जाता है। अगले दिन सुबह हम निकल पड़े। जाते हुए मेरी अम्मी ने मुझे बेशुमार दुआओं से नवाजा और माथा चूमकर जाने की इजाज़त दी। अशफाक पुत्र, मेरा जेला, अम्मी प्यार से मुझे जेला कहा करती थी, इतना होशियार चालाक नहीं है। मैंने कभी इसे अपने से जुदा नहीं किया। अपने गांव के अलावा इसने कोई दूसरा शहर नहीं देखा। इसका बहुत ख्याल रखना। आप फिक्र न करें अम्मा जी, ये मुझे भाइयों से बढ़कर है। अशफाक ने तसल्ली दी, लिहाजा हम गांव से तांगे में बैठकर शहर की तरफ चल पड़े। बड़े जीटी रोड से हमने एक बस पकड़ी और उसमें सवार हो गए। मेरी अम्मी ठीक कहती थी कि मैंने आज तक कोई भी शहर देखा नहीं था। खिड़की साइड पर अशफाक बैठा हुआ था और साथ में अशफाक ने दिलचस्प बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। मेरा ध्यान किसी भी स्टॉप की तरफ नहीं था और ना ही ये मालूम था कि हम किस शहर के सिमत जा रहे हैं। मैंने 1-2 बार अशफाक से पूछा भी, मगर वो टाल गया। चंद घंटों बाद हमें उस बस को छोड़ना पड़ा। ये एक छोटा सा स्टॉप था जहाँ पर चंद एक चाय के खोखे मौजूद थे। सड़क के साथ बने हुए लकड़ी के बेंच पर हमने दोपहर का खाना खाया और चाय पी। अशफाक ने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। आधे घंटे बाद एक और खटारा सी बस आई और हम उसमें बैठ गए। यहाँ पर मैं एक और ख्याल आराई करूँ कि किराया अशफाक ही दे रहा था। ढलते दिन के साथ हम एक और स्टॉप पर उतर गए। ये भी एक छोटा सा स्टॉप था। यहाँ पर एक फोर्ड वैगन खड़ी थी। हम उसमें बैठ गए। वैगन एक टूटे फूटे खस्ता हाल रोड पर दौड़ने लगी। दौराने सफ़र अशफाक मुझे ऐसे छेड़ रहा था जैसे किसी नए नवेले दूल्हे को छेड़ते हैं। करीबन पौन घंटे बाद कंडक्टर ने एक स्टॉप का नाम लिया तो अशफाक ने इशारा किया, गाड़ी रुक गई और हम नीचे उतर गए। कंडक्टर ने दरवाजे पर हाथ मारा तो वैगन आगे को रवाना हो गई। ये वीरान और गैर आबाद सा इलाका था। हर तरफ कांटेदार झाड़ियाँ और घने दरख्तों का राज था। सामने बहुत घना जंगल दिखाई दे रहा था। सूरज मगरिब की गोद में दाखिल होने वाला था। यार अशफाक, यहाँ तो इंसान की जात क्या, कोई परिंदा तक दिखाई नहीं दे रहा। हम यहाँ पर क्यों उतर गए? मैंने बानज़र एतराफ़ का जायज़ा लेकर उसकी तरफ देखा। जवाब में वो हल्का सा मुस्कुराया। ये पगडंडी जो जंगल की तरफ जा रही है ना, इस रास्ते पर चलकर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। इस जंगल के पार हमारा गांव है। उसने हाथ उठाकर सामने की तरफ इशारा किया। उसका जवाब सुनकर मैं चुप हो गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा और हम जंगल के करीब पहुंच गए। जंगल को इतने करीब से देखकर मुझ पर खौफ और वहशत मुसल्लत होने लगी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना डरावना और दहशतनाक जंगल देख रहा था। मुझे तो ऐसा गुमान हो रहा था कि जैसे सियाह मखलूकों की फौज इस जंगल में रहती हो। मैं जैसे ही अंदर दाखिल होऊंगा वो मुझे फौरन हड़प कर जाएंगी। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि जंगल में दाखिल हो जाऊं, मगर अशफाक ऐसे कदम बढ़ा रहा था जैसे यहाँ ही पैदा हुआ हो। खैर मजबूरन मुझे भी उसके पीछे कदम उठाने पड़े। पगडंडी कुछ ऐसी थी जैसे दरख्तों को काटकर बनाई गई हो। जो जो हमारे कदम आगे को बढ़ रहे थे, जंगल इतना ही घना और खौफनाक होता जा रहा था। यहाँ तक कि इस कदर घना हो गया कि आफताब की रोशनी भी मुंह मोड़कर वापस जा रही थी। धूप की एक किरण भी अंदर नहीं आ रही थी। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि हम कितनी देर तक चलकर आगे निकल आए हैं। जंगल था कि शैतान की आंत की तरह जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अशफाक यार, आगे और कितना जाना है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं चलते चलते उकता सा गया था। अशफाक जो बिल्कुल खामोश चल रहा था, जवाब में हल्का सा मुस्कुराया। हम करीब पहुंच चुके हैं। अब मैंने चुप साध ली और खुद को अशफाक के रहमो करम पर छोड़ दिया।
اب पगडंडी खम खाकर धीरे धीरे शुमाल और मगरिब नुक्कड़ में दाखिल होने लगी थी। अब जंगल का घनापन कम होता जा रहा था और धूप दरख्तों के पत्तों से छन छन कर नीचे आ रही थी। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद दूर से हमें एक बड़ी सी इमारत नजर आने लगी तो अचानक अशफाक रुक गया और मुड़कर मुझसे मुखातिब हुआ। वो देखो, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हाँ, कोई बड़ा सा मकान नजर आ रहा है, मैंने कहा। यह हमारे गांव के चौधरी साहब की हवेली है। मेरा ख्याल है कि रात हमें यहाँ गुजार लेनी चाहिए क्योंकि हमारा गांव अभी बहुत आगे है। अंधेरा फैल रहा है, आगे जाना हमारे लिए ठीक नहीं। सुबह होते ही यहाँ से घर चले जाएंगे, वो बोला। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने जवाब दिया, फिर उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद हम हवेली के नज़दीक पहुँच गए। हवेली काफ़ी बड़ी और खस्ता हाल थी। उसका जगह जगह से प्लस्तर उखड़ पड़ा था। सारी की सारी हवेली देखने में काली हो रही थी, जैसे इंसानों का नहीं भूतों का मस्कन हो। उसका बड़ा सा लकड़ी का बैरूनी दरवाज़ा बंद था। अशफाक ने आगे बढ़कर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद एक लंबे तड़ंगे बड़ी मूंछों वाले शख्स ने दरवाज़ा खोला। उसने गहरी खुरदरी नज़रों से हमारी तरफ देखा, फिर करख्त आवाज़ में बोला, क्या है? चौधरी साहब से जाकर कहो कि ड्राइवर अशफाक आया है, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। वो आदमी बगैर कोई बात कहे अंदर चला गया, मगर जल्द ही लौट आया और बोला, चौधरी साहब आप लोगों को अंदर बुला रहे हैं। साथ ही वो दरवाजे से हट गया और हम दोनों उसकी तायद में अंदर दाखिल हो गए। वो आदमी हमारे आगे आगे चलने लगा। जल्द ही वो एक बड़े से कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खुला, एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू का भपका मेरे नाक के नथनों से टकराया और अंदर जाकर देखा तो हैरत अंगेज मंजर था। 10-12 आदमी ज़मीन पर बैठे शराब से शुगल कर रहे थे। सबकी बड़ी बड़ी मूछें और आंखों में वहशत नुमाया थी। शराफत की एक झलक भी उनके चेहरों पर दिखाई नहीं दे रही थी। उनमें से एक ने चेहरा उठाकर अजीब निगाहों से हमारी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आओ अशफाक हुसैन, कैसे हो? उसकी आवाज़ नशे से लड़खड़ा रही थी। हम तो ठीक हैं चौधरी साहब, आपकी दुआओं से। और ये मेरा दोस्त है जमाल, सियालकोट से आया है, हमारा शहर देखने की गर्ज से। चौधरी ने सर तापा टटोलती निगाहों से मुझे देखा, फिर अशफाक से मुखातिब हुआ, इसको तू दूसरे कमरे में ले जा और खाने छाने का पूछ। अशफाक मुझे वहाँ से दूसरे कमरे में ले आया। कमरा काफ़ी वसी था, जहाँ पर एक चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था। जमाल, तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। लंबा सफ़र करके आए हैं, यकीनन तुम थक भी गए हो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अशफाक बोला। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी आना। न जाने मुझे क्यों बेचैनी सी महसूस हो रही है। यह हवेली और चौधरी कुछ अजीब से हैं। जवाब में वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसी कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर जानो। साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गया। बहरहाल मेरा दिल बेसुकून था। कोई आधे घंटे बाद कमरे से बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। फिर साथ ही एक अजनबी शख्स खाना लेकर आ गया। मैंने उससे अशफाक के बारे में पूछा तो उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, तुम खाना खाओ, वो आ जाता है। और ये बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। खाना खाए मुझे 1 घंटा हो चुका था, मगर ना ही अशफाक आया और ना ही कोई और फर्द। मैं उठा और खिड़की खोलकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। बाहर सियाह अंधेरा तख्त नशीन हो चुका था। दरख्तों पर बहुत से परिंदे बोल रहे थे, जिनमें कौवे नुमाया थे। आज पहली बार मैंने घर से दूर रहकर जाना था कि परदेस क्या होता है। जंगल के दरख्त भी किसी आने वाले तूफान की तरह खामोश खड़े थे। झाड़ियों में हजरात चीख चीख कर अपने मौजूद होने का सबूत दे रहे थे। यकदम बाहर से फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई लंबे लंबे कदम ले रहा हो। मैंने सोचा शायद अशफाक है, लिहाजा मैं वापस चारपाई पर आकर बैठ गया। दरवाज़ा खोला तो लालटेन की जर्द रोशनी अंदर पड़ी। वो एक दराज कद लंबी मूंछों वाला शख्स था, जिसने लालटेन उठा रखी थी। उसके साथ चौधरी भी था। लालटेन उसने दीवार पर लटका दी। ओए, ये खिड़की तुमने खोली है? चौधरी की नज़र खिड़की पर जाकर रुक गई और वो करख्त आवाज़ में बोला, जी। मैंने अस्पात में सर हिलाया। क्यों खोली है? वो खा जाने वाली करख्त अंदाज में बोला।
ओ जी, वैसे ही, सिर्फ बाहर का नज़ारा देखने के लिए। मैंने कंधे उचकाए। उसने एक बुलंद कहका लगाया, फिर बोला, अब तुम्हें मौत तक ये नज़ारे देखने पड़ेंगे। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। मतलब ये बच्चे कि हमें एक आदमी की अशद ज़रूरत थी जो हमारे लिए जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया करे और हमारे लिए खाना बनाए, बर्तन और कपड़े धोने के अलावा बाकी के तमाम काम करे। इस सिलसिले में हमने अशफाक से बात की तो उसने 10,000 रुपये के एवज़ तुम्हें हमारे हवाले करके चला गया। क्या? इसका मतलब कि अशफाक ने मुझसे दगा किया है और आप इस गांव के चौधरी नहीं हैं? मैं जैसे चिल्लाया। उसने एक बार फिर कहका लगाया, नहीं बच्चे, मैं किसी गांव का चौधरी नहीं हूँ और ना ही यहाँ कोई आस पास गांव है। हम सब लोग इश्तहारी डाकू, कातिल और लुटेरे हैं। जब भी कोई इस तरह का मुजरिम भागकर हमारे पास आता है तो हम उसको पनाह देते हैं। हम कानून को डाके, चोरी, कत्ल गर्दी के जराए में मतलूब हैं और आज से तुम भी हम में शामिल हो गए हो। फिर 2 कदम आगे बढ़कर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और गरजदार आवाज़ में बोला, खबरदार, जो यहाँ से भागने की कोशिश की तो तिक्का बोटी करके चील कौवों को खिला दूंगा। और ये देख रहे हो ना? उसने रिवॉल्वर मेरे आगे लहराया। इसकी 6 की 6 गोलियां तेरे दिमाग में डाल दूंगा, समझा? बात करते हुए उसके मुंह के खदोखाल किसी भेड़ी की तरह भड़क रहे थे। उसने मेरा गिरेबान छोड़ा और मुझों को ताव देता हुआ लंबे लंबे कदम लिए बाहर निकल गया। मैं सहम कर रह गया। अब सारा मामला मेरी समझ में आ चुका था। अशफाक ने चंद 1000 रुपयों की खातिर दोस्ती जैसे रिश्ते को पामाल कर दिया था। वो रात मेरे लिए कर्ब क़यामत से कम नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो मेरे बिना कैसे रहेंगी? उनका मेरे सिवा है ही कौन? वो तो मर जाएंगी अगर मैं वापस घर ना लौटा तो। मुझे रह रह कर ख्याल आ रहा था। मुझे अशफाक पर भी गुस्सा आ रहा था। काश वो इस वक्त मेरे सामने आ जाए। मैं उसके जिस्म के इतने टुकड़े करूं कि देखने वालों की रूहें भी कांप उठें। मगर मैं मजबूर परिंदे की तरह उनके पिंजरे में फंस चुका था। सुबह अंधेरे से वही शख्स जो रात को खाना लाया था कमरे में आ धमका। मुझे बिस्तर से उठाकर चौधरी के पास ले गया, जो शायद उन सबका सरदार था। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा था। कुल्हाड़ा मेरे हाथ में थमा कर बोला, चल बच्चे, आज तेरा काम शुरू। पहले जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आ। चल ओए, तू भी उसके साथ जा, और एक गधा भी। ये लकड़ियाँ काटेगा और तू उठा कर ले आना। और इस मुंडे का ख्याल रखना, अगर भागने की कोशिश करे तो उसे वहीं जमीन में गाड़ देना। मैंने लरसते हाथों से कुल्हाड़ा पकड़ लिया। जी तो चाह रहा था कि कुल्हाड़ा सीधा सरदार के सर पर मारकर सर के 2 हिस्से कर दूं, मगर साथ वाले के हाथ में बड़ी सी गन देखकर मैं बहुत ज्यादा हिरासा हो गया। अब मेरा रोज का मामूल बन गया। सुबह अंधेरे उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाना। वो आदमी साए की तरह गन लेकर मेरे साथ चिपका रहता। लकड़ियां काटने के अलावा मेरे जिम्मे दीगर भी कई काम थे, उनके कपड़े धोना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह। एक अहम बात कि वो खाना बहुत उम्दा खाते थे, आला से आला किस्म का, फ्रूट, खुश्क मेवाजात और दीगर कई इकसाम के खाने। मैंने एक बार भी सादा या मामूली खाना खाते नहीं देखा था। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि ये सारा दिन या सारी रात क्या करते हैं। मुझे तो बस अपने काम से काम था। इसके अलावा मैं यहाँ से फरार के मंसूबे बनाता रहता था। अम्मी और गांव की बहुत याद सताती रहती थी। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखे हुए था। हस्बे मामूल एक दिन मैंने लकड़ियाँ काटकर लकड़ियों को गड्ढे पर रख छोड़ा था कि अचानक एक अजीब और गरीब मंजर देखकर मुझे ठठक कर रुक जाना पड़ा। एक बड़ी सी झाड़ी के करीब एक नहायत काला कोबरा फन उठाए खड़ा था। उसके दाएं बाएं 2 सुर्ख रंग के सांप फन उठाए खड़े फनकार रहे थे। सुर्ख सांपों की फनकार अब तदरीज तेज हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो काले सांप पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हों। काला सांप फन मोड़कर दाएं बाएं वाले की तरफ कहर आलूद नजरों से देखा। फिर अचानक दाएं वाले सांप ने उस पर हमला कर दिया और वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। फिर दूसरे ने काले की दुम पर हमला कर दिया। मंजर काफी पुरतजस्सुस हो गया और मैं बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा। अब वो तीनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। यकलख्त एक ने काले की दुम पर अपने दांत गाड़ दिए। वो अपना बचाव करने के लिए पलटा ही था कि दूसरे ने काले सांप के सर को अपने दांतों में दबा लिया।
काला सांप उलट पुलट कर खुद को छुड़ाने के लिए सरगर्दा था, मगर वो ऐसा कैसे खींच रहे थे जैसे उसके दो टुकड़े कर देना चाहते हों। अब काले के मुंह से अजीब तरह की फनकारें निकल रही थी और वह दर्द की अजियत से लोटपोट हो रहा था। न जाने मेरे दिल में रहम की परछाई कहाँ से टपक पड़ी। मुझे उस काले सांप पर तरस आने लगा। हालांकि सांप इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों सांप उसे बुरी तरह मार रहे थे और फिर मैंने कुल्हाड़े को बुलंद किया। पलक झपकते ही एक सुर्ख सांप को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसने काले के सर को छोड़ा और तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। दूसरे ने काले की दुम से अपने दांत निकाले और फन उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर फनकार कर करीबी झाड़ियों में रूपोश हो गया। काले ने भी फन उठाकर ममनू निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर सर को हल्की सी जुम्बिश दी जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो और मुखालिफ सिमत झाड़ियों में गायब हो गया। वो सांप जिसको मैंने दो हिस्सों में बांटा था, उससे बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा सुर्ख खून निकल रहा था, जैसे कि बकरा ज़िबा किया गया हो। मैं घबरा गया और कुल्हाड़ा उठाकर तेजी से गधे के साथ हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। चंद दिन हस्बे मामूल की तरह गुजर गए, मगर एक रात की बात है जब मैं चारपाई पर लेटा हुआ था कि एक मर्दाना सरगोशी सुनाई थी। कैसे हो अजनबी दोस्त? मैंने जल्दी से आंखें खोलकर इधर उधर देखा, मगर अपना वहम समझकर फिर आंखें बंद कर ली। दोस्त, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे बहुत करीब हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। इस बार आवाज साफ सुनाई दी तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। यहाँ पर मैं वजाहत कर दूं कि मैं कमरे में अकेला ही होता था। कौन है? मैं पूरे कमरे को घूरने लगा। इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? उसकी साफ आवाज मेरी समात से टकराई। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस कैद से निकल जाना चाहता हूँ, मैंने बेसब्री से बोला। तो ठीक है दोस्त, कल इसी वक्त तैयार रहना, मैं तुम्हें यहाँ से महफूज तरीके से निकाल दूंगा। साथ ही उसकी आवाज बंद हो गई। मैं कई लम्हों तक सकते की हालत में उसी आवाज की खोज में रहा, फिर जैसे होश में आ गया। मैं काफी देर तक जहन पर जोर देकर उस गैबी आवाज के बारे में सोचता रहा। फिर मेरे जहन में आया कि उन डाकुओं में से किसी डाकू को मुझ पर तरस आ गया है और वो मुझे यहाँ से निकालना चाहता है और आसपास कहीं खुद को पोशीदा रखकर मुझसे मुखातिब है। आज तक मैंने उन डाकुओं के चेहरे पर अपने लिए मुस्कुराहट तक नहीं देखी थी, मजाक तो बहुत दूर की बात थी। दूसरी रात में चारपाई पर बिस्तर ठीक कर रहा था कि वही गैबी आवाज मेरी समात से टकराई। कैसे हो अजनबी दोस्त, और क्या जाने के लिए तैयार हो? मैं ठीक हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। तो ठीक है दोस्त, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो, हमारे लिए एक लम्हा भी बहुत कीमती है। आवाज सुनाई दी। मगर वो डाकू, वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं कुछ खौफजदा हो गया। वो डाकू तो क्या, इस जंगल की कोई ताकत और कुव्वत भी तुम्हारा बाल बिका नहीं कर सकती। मगर तुम हो कौन और नजर क्यों नहीं आ रहे? मैं कमरे में निगाहें दौड़ाकर गोया उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। देखो दोस्त, मुझे देखने की कोशिश मत करो, मैं जिस तरह कहता हूँ उसी तरह करो, अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो। उसने कहा। ठीक है, मगर मुझे क्या करना है? मैंने बोला। तुम दरवाजा खोलो और बाहर निकलकर जंगल की तरफ कदम बढ़ाओ। जंगल का नाम सुनकर मेरे पूरे वजूद में कपकपी पैदा हो गई और रोंगटे भी खड़े हो गए, मगर उसकी तायद में बाहर आ गया। बाहर राहदारी में कोई भी पहरेदार नजर नहीं आ रहा था और तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे। मैं बड़े बड़े कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे के पास पहुंचा और धड़कते दिल के साथ उसे खोलकर बाहर निकल आया। बाहर अंधेरे का राज था, मगर चौदहवीं के चांद की रोशनी ने अंधेरे को कम कर दिया था। करीबी झाड़ियों में हशरात चीखों पुकार कर रहे थे। आस पास से गीदड़ों और दीगर परिंदों की आवाजों ने माहौल पर वहशत बर्पा कर रखी थी। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में बंद था। डर और खौफ का जालिम सांप मुझे डसने लगा था और कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। देखो दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं, तुम अपने दिल से डर निकाल फेंको, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और रुकने का सोचना भी मत। इसकी हौसला अफजाई ने मेरे दिल को सुकून बख्शा और मैं तेजी से आगे चल पड़ा। एक बात तो मैं जान गया था कि ये कोई भी है, इंसान हरगिज नहीं, कोई और ही मखलूक है।
میرے قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، نیچے سوکھے پتوں کی آواز چرچرا رہی تھی۔ میں اسی راستے پر چل رہا تھا جہاں سے اشفاق مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ بھائی، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں نے چلتے چلتے کہا۔ ہاں دوست، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، وہ میٹھے لہجے میں بولا۔ بھائی، تم کون ہو اور میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا وجود دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال؟ وہ ہنسا۔ تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے جب تم اس جنگل سے نکل جاؤ گے۔ اور ہاں، میری بات غور سے سنو، تمہارا سائبان صرف رات کا سایہ ہے، صرف رات کا یہ اندھیرا ہے، اور صرف اسی اندھیرے میں تم یہاں سے نکل سکتے ہو۔ اگر صبح کی کرن نکل گئی تو تم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکو گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ڈاکو مار دیں یا پھر کوئی اور۔ اتنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب میں قدرے بھاگ رہا تھا۔ ابھی 2 ایکڑ راستہ ہی کٹا تھا کہ عجیب سا شور اٹھا جس سے ماحول پر ہول دہشت سوار ہو گیا، کیونکہ کوئی آدمی بلند آواز میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ارے وہ بھاگے جا رہا ہے، پکڑو کوئی اسے، جلدی کرو وہ جانے نہ پائے۔ ساتھ ہی ایک ساتھ پکڑو پکڑو جانے نہ پائے کی آوازیں گونجنے لگیں اور کئی ان گنت قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھ پر تو جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ میں یہ سمجھنے لگا کہ ڈاکوؤں کو میرے فرار کا پتہ چل گیا ہے اور وہ مجھے پکڑنے کے لیے بھاگے آ رہے ہیں۔ بھائی، وہ ڈاکو لوگ آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میں بوجھل سے لہجے میں بولا۔ وہ ڈاکو نہیں ہے، تم ان کی طرف دھیان مت دو اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، بس چلتے رہو۔ اس کے جواب پر میں نے قدموں کی چال بڑھا دی۔ چند لمحے بعد تمام آوازیں ختم ہو گئیں تو میں نے اطمینان کا سانس لیا اور رفتار ہلکی کر لی۔ پگ ڈنڈی کے ساتھ چند درخت بالکل نزدیک تھے۔ جب میں ان کے نزدیک پہنچا تو چند انسانی وجود نے درختوں سے نیچے چھلانگیں لگا دیں۔ وہ ڈاکو تھے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ موجود تھا۔ انہیں دیکھ کر میری روح تھرا اٹھی۔ کیوں بے؟ کدھر بھاگے جا رہا ہے؟ کہا تھا نا کہ بھاگنے کی کوشش کی تو تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اب دیکھ تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک ڈاکو کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔ وہ خنجر لہراتا میری طرف بڑھا ہی تھا کہ اندیکھے وجود نے اسے اٹھا کر درختوں کی طرف پھینک دیا۔ دوسرے ڈاکو بھاگتے ہوئے میری طرف بڑھے، مگر مجھ تک آنے سے پہلے وہ سارے منہ کے بل گر پڑے۔ ان کے اٹھنے سے پہلے ہی کسی نے انہیں اٹھا کر درختوں کی طرف پھینک دیا۔ یکدم جنگل کی فضا فلک شگاف چیخوں سے گونج اٹھی۔ ان ڈاکوؤں کے جسم شعلوں کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ چلو جمال، ان لوگوں نے بہت دیر کروا دی۔ غیبی آواز سنائی دی تو میں آگے چل پڑا۔ ابھی میں تھوڑا ہی آگے آیا تھا کہ کسی سانپ کی زبردست پھنکار سنائی دی تو خوف سے میرے قدم زمین پر جیسے گڑ گئے۔ پھر میں نے دیکھا زمین پر چاند کی روشنی میں ایک خوفناک سانپ پھن اٹھائے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا، اور وہ زبردست طریقے سے لگاتار پھنکار رہا تھا جیسے مجھے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہو کہ ایک دم اسے کسی نے دم سے پکڑا اور زمین پر ادھر ادھر پٹکنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس سانپ کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ چلو، آواز آئی تو میں پھر چل پڑا۔ میں اچھی طرح جان چکا تھا کہ میری حفاظت کوئی نادیدہ وجود کر رہا ہے۔ اب گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک عجیب سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، پھر وہ آواز دھیرے دھیرے مکھیوں کی بنبناہٹ میں تبدیل ہو گئی، جیسے قریب ہی شہد کی مکھیوں کا چھتا ہو۔ بھائی، یہ کیسی آواز ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا جواب دیتا، مکھیوں کی بنبناہٹ عورتوں کے جھگڑے میں تبدیل ہو گئی، جیسے چند عورتیں مل کر لڑ رہی ہوں۔ کچھ دور آگے پگڈنڈی پر جہاں پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، 4 عورتیں کھڑی تھیں۔ جب ان کے قریب جا کر دیکھا تو چاروں جوان، خوبصورت اور دل نشین دوشیزہ تھیں۔ ان کی لڑائی دلچسپ اور عجیب تھی۔ ایک کہہ رہی تھی، میں زیادہ خوبصورت اور جوان ہوں، دوسری کہہ رہی تھی، میں زیادہ حسین ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنے حسن اور جوانی کا رعب ڈال رہی تھیں۔ دوست، غیبی آواز آئی، اگر یہ تم سے بات کرنے کی کوشش کریں تو ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا، خاموش ہی رہنا، باقی کا کام میرا ہے۔ میں ان کی طرف بڑی خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اری پاگل، اسی طرح آپس میں لڑتی رہی تو فیصلہ کیسے ہوگا؟
کہ ہم میں سے کون زیادہ حسین ہے؟ ان میں سے ایک بولی، کیوں نہ ہم اس اجنبی سے پوچھ لیں؟ ہاں ہاں ٹھیک کہا، سب نے ایک ساتھ کہا۔ اے اجنبی نوجوان، کیا تم ہمارا فیصلہ کرو گے؟ ہم میں سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جوان کون ہے؟ ان میں سے ایک بولی۔ تو چاروں میری طرف متوجہ ہو گئی، میں چپ ہی رہا۔ ارے بولو نا اجنبی، چپ کیوں ہو؟ ایک بولی، ارے یہ اجنبی بولتا کیوں نہیں ہے؟ کہیں یہ گونگا تو نہیں؟ دوسری بولی، تو پھر کیا کریں؟ ایک اور بولی، کرنا کیا ہے، کپڑے اتار دو پھر دیکھتے ہیں فیصلہ کیسے نہیں ہوتا۔ پہلی بولی تو سب نے کہکا لگا کر خود کو کپڑوں سے آزاد کر دیا۔ میرے سامنے وہ منظر تھا کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی ان کا دلکش عریاں بدن دیکھ کر بہک جاتا، مگر میرے محافظ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ یہ منظر دھوکہ ہے اور کچھ نہیں، لہٰذا میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ارے آنکھیں کیوں بند کر رہے ہو، کیا نامرد ہو؟ ایک نے کہکا لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، مگر اپنے من کی پیاس بجھا لو، ہماری جوانی شعلے اگل رہی ہے، اسے ٹھنڈا کر دو۔ ایک بولی تو چاروں کہکا بلند کرتی میری طرف بڑھنے لگیں۔ میری آنکھیں تو بند تھیں مگر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہی ہیں۔ ایک دم ایک عجیب سی آواز کے ساتھ مجھے آنکھیں کھولنا پڑیں۔ ان چاروں عورتوں کے وجود ہوا میں معلق تھے، وہ بری طرح چیخو پکار کر رہی تھیں۔ یکلخت ان کا وجود انسانی ڈھانچوں میں تبدیل ہو گیا، جن کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب ڈھانچے آہستہ آہستہ ہوا میں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے ان ڈھانچوں کا وجود دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ دوست، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ غیبی محافظ مسکرا کر بولا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا، مگر مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں کون؟ میں نے چلتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑا سا صبر کر لو، جب تم جنگل سے باہر نکل جاؤ گے تو سارا معاملہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ پھر مسکرایا۔ شب تاریک دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی اور میں جنگل کے بیچوں بیچ بنی اس پگڈنڈی پر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جنگل بے شمار جنگلی جانوروں، خوخوار درندوں اور ماروائی مخلوقات سے بھرا پڑا تھا۔ آس پاس سے لاتعداد عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ کئی جنگلی جانوروں کی چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں اندھیرے کی چادر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ چاند کی روشنی رہنمائی کر رہی تھی، میرے غیبی محافظ کی موجودگی میری بھرپور مدد کر رہی تھی۔ بہرحال میں تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا، کبھی کبھی ایک آدھ بات اپنے اندیکھے محافظ سے بھی کر لیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تاریک رات ہی تمہارے سر کا سائبان ہے اور صرف اسی تاریکی میں ہی تم اس جنگل سے نکل سکتے ہو۔ آدھے سے زیادہ جنگل گزر چکا تھا اور 14ویں رات کا چاند بھی دھیرے دھیرے ایک جانب گامزن تھا۔ آگے بڑھو دوست، غیبی آواز سنائی دی تو میں آگے کو چل پڑا۔ رک جاؤ اجنبی، آگے مت بڑھنا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گی۔ ایک دم یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے سر گھما کر اپنی دائیں جانب دیکھا۔ وہ ایک انتہائی خوفناک ڈراؤنی شکل والی عورت تھی جو میری طرف بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ رک جاؤ دوست، اس کی بھی سن لیتے ہیں، غیبی محافظ طنزیہ انداز میں بولا تو میں رک گیا اور اس عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرے قریب چند قدموں پر آ کر رک گئی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں سے بچ کر نکل جائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ کسی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ اب دیکھ میں تجھے کیسے فنا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا تو اس کے منہ سے ایک آتشی گولا نکل کر میری طرف بڑھا، مگر ساتھ ہی کوئلہ بن کر نیچے گر پڑا۔ ایک دم اس نے 6-7 گولے میری طرف پھینکے، مگر میں محفوظ ہی رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اطراف کوئی اندیکھی آہنی دیوار قائم ہو۔ اپنے وال خالی دیکھ کر وہ چڑیل پاگل سی ہو گئی۔ غلیل سے نکلنے غلیل کی طرح وہ مجھ پر جھپٹ پڑی، مگر کسی نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی لیکن وہ جلد ہی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس کا ایک بازو کندھے سے الگ ہو کر ایک طرف گر پڑا اور وہ پھر سے زمین پر گر پڑی اور تڑپنے لگی۔ اس کی چیخ و پکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔
اب اس کے وجود کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ چلو دوست، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، کچھ دیر بعد سورج کی کرن نکلنے والی ہے۔ اگر سورج کی کرن نکل گئی تو میں تمہیں جنگل سے نکال نہیں پاؤں گا، تمہاری موت یقینی ہو سکتی ہے۔ اپنے مہربان کی بات سن کر میں آگے کو چل پڑا۔ جنگل کا سفر اب اندازاً کم رہ گیا تھا، وہ بھی اللہ اللہ کر کے ختم ہوا جا رہا تھا، صرف آدھے ایکڑ سے کم رہ گیا تھا۔ ٹھہرو دوست، اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میرے محافظ دوست کی آواز سنائی دی تو میں رک گیا۔ شکر ہے اللہ کا، مگر اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتاؤ دوست، میں نے پوچھا۔ اور یہ سب کیا تھا جو جنگل میں پیش آیا؟ کیا یہ تمہارے دل کی خواہش ہے کہ میں تمہیں حقیقت بتاؤں؟ ہاں، کیا میں اپنے محسن کو نہیں دیکھ سکتا؟ میں بولا۔ اچھا تو پھر دیکھ لو۔ پھر میرے سامنے روشنی کا ایک گولا نمودار ہوا جس سے سبز رنگ کی کرنیں بکھر رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک عجیب الحقیقت انسان کا روپ دھار لیا۔ اس نے کالے رنگ کا چوغا نما لباس پہن رکھا تھا جس سے اس کا سر بھی ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور آنکھیں گول انگارہ تھیں۔ مجھے وہ انسان کم سانپ زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت و خوف کے کئی جھٹکے لگے۔ ہاں دوست، اب بولو۔ اور یقیناً تمہارے دماغ میں حقیقت جاننے کے لیے طوفان ٹھاٹے مار رہا ہوگا۔ تو سنو، چند دن پہلے جو تم نے 3 سانپ لڑتے دیکھے تھے، ایک کالے سانپ کو بچانے کے لیے تم نے ایک سرخ سانپ کو ختم کر دیا تھا۔ وہ کالا سانپ میں ہی ہوں۔ میں رات کا شاہ زور ہوں۔ کالی رات میں میری حکومت اور میرا علم چلتا ہے۔ وہ سرخ سانپ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، صرف دن میں ان کا علم اور قوت چلتی ہے۔ تم نے ان کا ایک ساتھی مارا تھا، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے مگر تم نے مجھے بچا لیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ڈاکو تمہیں زبردستی یہاں رہنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس لیے میں تمہیں شب تاریک میں نکال کر لے آیا، وہ بولا۔ مگر وہ سرخ سانپ آپ کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہماری دنیا کے کچھ ایسے راز ہیں جو انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ بس یہی سمجھ لو کہ میں ان کے حدود میں نکل آیا تھا اور ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا دوست۔ تم نے میری جان بچائی اور میں نے تمہاری۔ اب تم جاؤ، تمہاری جیب میں بہت سے پیسے اور جواہرات ہیں، تم ان جواہرات کو فروخت کر کے کوئی اچھا کاروبار کر لینا، عیش کی زندگی گزرے گی، تم آرام سے اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ یہاں سڑک سے فجر کی اذان کے وقت ایک لاری گزرے گی، تم اس میں بیٹھ جانا، وہ تمہیں فیصلہ آباد لے جائے گی۔ پھر تم وہاں سے گجرا والا چلے جانا، آگے تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ اب مجھے اجازت دو کیونکہ صبح ہونے والی ہے، اجالے میں میری قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ شکریہ کہہ کر میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور سڑک کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پھر میں نے سر گھما کر اپنے محسن کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں وہاں سے سڑک پر آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک بس آئی تو میں اس پہ سوار ہو گیا اور دوپہر کے وقت میں فیصل آباد پہنچ گیا۔ اور شام کے وقت میں اپنے گھر پر موجود تھا۔